ये देखिए दोस्तों, का जबरदस्त कोट बोली गई है कि अ लायन डज नॉट लूज स्लीप ओवर द ओपिनियंस ऑफ अ शिप। जो शिप होती है वो जो ओपिनियन लायन के बारे में रखती है, उसके बलबूते पर लायन अपनी नींद नहीं खोता है, अपना आपा नहीं खोता है। इसीलिए जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि लायन लायन होता है, और आप अगर खुद को पहचानो, खुद की कैपेबिलिटीज को पहचानो, तो दूसरे होते कौन है आपकी कैपेबिलिटीज को जज करने वाले? आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये जज करने वाले। ये सिर्फ आप खुद को बता सकते हो, और खुद को बताना यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप इजीली जो भी चीज़ है वो अचीव कर सकते हो। एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो लिंक है वो कमेंट में भी पिन की भी मिल जाएगी। वहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी का ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम बाकी कोर्सेज देखें, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, ज्योग्राफी बोलिए, एथिक्स बोलिए, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे कि इकोनॉमी, ये सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो प्राइजेस इंक्रीज होने वाली है, उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइजेस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने वाला है। उसी के साथ करंट अफेयर्स के लिए कौन बनेगा आईएएस सीरीज भी चलती है, जहां पर आपके जो करंट अफेयर्स है वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर हो जाते हैं। उसी के साथ हेल्दी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर दी जाती है। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आज हम 1 सितंबर, नया महीना शुरू हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जो नया महीना है ये काफ़ी अच्छा रहे। और आपकी जो पढ़ाई है, क्योंकि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही अच्छे से चलती रहे। तो चलिए, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए। देखिए, जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज होती है, कौन बनेगा आईएएस सीरीज, वो अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आपके लिए वो वीडियोस देखना, पीडीएफ और वीडियोस में फ़र्क तो बहुत होता है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप जो एमएम एकेडमी ऐप है उसका अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन करंट अफेयर के लिए, बाकी नहीं, सिर्फ करंट अफेयर जो है वो मैं यहाँ पर कौन बनेगा आईएएस की भी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि एटलीस्ट आपका करंट अफेयर जो है वो हो जाए। तो उसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। उसी के साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाती है। तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर। इंस्टाग्राम पर आपको जो मतलब वीडियो अपडेट्स होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जल्द से जल्द फॉलो कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए, मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पर आपको जो प्लेस है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रणब मुखर्जी साहब है, जिनका हाल ही में दुखद निधन हुआ है, तो उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो आर्टिकल है, एक वर्ल्ड को डिफरेंट व्यू से देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देखेंगे। उसी के साथ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, इसे भी हम जानेंगे। अगर हम यहाँ पर जो प्रशांत भूषण है उनके फाइन के बारे में बात करते हैं, देखिए कितनी दिलचस्प बात हुई है। हुआ क्या है कि जो प्रशांत भूषण है उन पर फाइन लगाई गई। क्यों फाइन लगाई गई? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको कमेंट में भी करने को बोला था और आपने किया भी था बहुत सारे लोगों ने। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हमने कवर किया हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम देखते हैं तो रेफर किया जाता है ऑफेंस, मतलब जो कोर्ट है उसका डिसरिस्पेक्ट करना, उसकी जो डिग्निटी है, ऑथोरिटी है, उससे हैम्पर करना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है जिससे कि जो लोग हैं, जनता है, उनका विश्वास न्यायपालिका से उड़ जाए, तो फिर उसे यहाँ पर सजा होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सजा दी जाएगी। और ये हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है उसमें प्रोसीजर दी हुई देखने को मिलती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, पनिशमेंट जो है वो कैसे दी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये मतलब क्या होता है कि दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई विलफुल डिसोबीडियंस कर रहा है, क्या हो रहा है, विलफुल डिसोबीडियंस, अगर कुछ ऑर्डर दिया गया है, कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आपको ये करना है, वो डिसोबीडियंस कर रहा है, नहीं 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 मेरे को थोड़ी, तो ये क्या हो गया, विलफुल डिसोबीडियंस हो गया। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है कि अगर कोर्ट को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बाधा लाई जा रही है, अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस का उसमें इंटरफियरेंस लाया जा रहा है, तो फिर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो कहेंगे। अब यहाँ प्रशांत भूषण जो है उनके ट्वीट्स की वजह से यहाँ पर उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लगाया गया। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब लगाया जाता है उसके बाद जो माफ़ी है उसका भी प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई माफ़ी मांग लेता है तो फिर हो सकता है कि उसका कंटेम्प्ट जो है वो हटा दिया जाए, उसकी पनिशमेंट हटा दी जाए।
अब यहाँ पर प्रशांत भूषण को बोला गया था कि आप माफ़ी मांग लो, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और फिर एक भारी भरकम सज़ा जो है वो यहाँ पर प्रशांत भूषण को दी गई फाइन के रूप में। काफ़ी ज़्यादा फाइन जो है वो लगाया गया, इनफैक्ट इतना ज़्यादा लगाया गया कि प्रशांत भूषण जो है उनको डोनेशन मांगना पड़ा कि मुझे डोनेट कीजिए पैसा, जिससे कि मैं यहाँ पर जो फीस है वो भर पाऊँ। और पूरा जो फीस उनको दी गई थी, फाइन जो उन पर लगाया गया था वो थी पूरा 1 रुपया। जी हाँ, 1 रुपया लगाया गया था, 1 रुपया जो है वो फाइन। और प्रशांत भूषण जो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर 1 रुपया जो है वो भर देता हूँ अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन जो है वो हमें देखने को मिला है। अब देखिए, जब इतना खतरनाक ही किस्सा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। देखिए, हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट कैसे? तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी इसमें इंडिपेंडेंट है। और इंटीग्रेटेड कैसे है? सबॉर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इसमें आप केस हार गए तो इसमें जाओगे, इसमें हार गए तो इसमें जाओगे। तो इस तरीके से हमें ये जो कोर्ट है ये देखने को मिलते हैं और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद जुडिशियल रिव्यू जो है उसका भी पावर है। जुडिशियल रिव्यू आप सभी को पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और जो बॉयफ्रेंड है वो किसी लड़की की तरफ देख रहा था और गर्लफ्रेंड ने देखी और ब्रेकअप कर ली कि तुमने तो ये लड़की की तरफ देखा है, मैं यहाँ पर ब्रेकअप कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड ने बोला कि देखो यार, एक बार फिर से रिव्यू करो, मैं वो दुकान वाले को देख रहा था, मैं वो दुकान में वो जो चीज़ रखी थी उसे देख रहा था, तुम्हें गिफ्ट करने के लिए वो जो सैंडल रखी थी वो देख रहा था। तो फिर उसके बाद फिर से रिव्यू करके वो जो गर्लफ्रेंड है उसने फिर से रिव्यू किया कि हाँ यार सही बोल रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोई भी यहाँ पर निर्णय लिया गया है, कोई भी यहाँ पर चीज़ दी गई है, कोई भी यहाँ पर लॉ लाया गया है, उसका रिव्यू करना उसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, स्टैब्लिश किया गया था कि यहाँ पर जो भी कंप्लेंट्स है क्राइम से रिलेटेड वो सब देखे जाए। ठीक है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट्स आप सभी को पता होगा, जो हाई कोर्ट एक्ट है 1861 का, जिसने हाई कोर्ट जो है वो क्रिएट किए थे वेरियस प्रोविंसेस में। ठीक है, जैसे हमें बॉम्बे, मद्रास, है ना, कलकत्ता, वो सब देखने को मिलते हैं। तो फिर एबॉलिश कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका गठन यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फेडरल कोर्ट आप सभी को पता है 1935 मॉडर्न हिस्ट्री का जो है उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आपको पता है ना। तो इसके आर्टिकल्स आप बता सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक है। तो अगर आप देखोगे आर्टिकल 124 से लेकर तो 147 जो है वहाँ तक हमें मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंस है, जुरिस्डिक्शन है, पावर्स है, प्रोसीजर्स है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में देखने को मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट रहना चाहिए ये कहाँ पर बोला हुआ है? तो आर्टिकल 124 जो सब क्लॉज 1 है उसमें बोला गया है कि हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहना चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और उसी के साथ साथ कितने बाकी जजेस रहेंगे वो यहाँ पर किया जा सकता है, वो फिक्स नहीं किया गया है। तो अलग अलग तरीके से वो हमें देखने को मिलते हैं। और चीफ जो सीट है वो हमें दिल्ली जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। जजेस है वो कौन अपॉइंट करता है? जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्रशांत भूषण केस के बारे में और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो आपको काम आ सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है MM अकेडमी ऐप पर, उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। और उसी के साथ एक्सप्लेन सेक्शन भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर -23.9% कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है GDP का। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GDP क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, है ना। तो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड GDP। तो ये जो GDP है इसके रिगार्डिंग भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ पैंगोंग साउथ बैंक जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस आर्टिकल के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, तो उसे भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं इंडिया GDP ग्रोथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9% से। तो इसके पीछे का इकोनॉमिक क्या है? देखिए, GDP हम सभी को पता रहना बहुत ज़रूरी है कि GDP क्या है। इकोनॉमी के लेक्चर्स में हम देखेंगे, लेकिन GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तीनों का अपना अपना एक महत्व है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज भारत के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि जो USA में प्रोड्यूस किया गया है क्या उसे हम इंडिया की GDP में गिन सकते हैं? नहीं, इंडिया के टेरिटरी में होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर एंजिना जोली है, वो अगर इंडिया के टेरिटरी में कुछ प्रोड्यूस कर रही है, वो USA की है, लेकिन अगर इंडिया के टेरिटरी में कर रही है तो क्या वो GDP में गिनेंगे? बिल्कुल गिनेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के टेरिटरी में हो रहा है।
उसी के साथ साथ थ्री इडियट जो थी 2008 में आई थी, उसने जितना भी बिजनेस किया हो, 300 करोड़ हम पकड़ लेते हैं, 300 करोड़ का अगर बिजनेस किया है इंडिया में, तो क्या वो इंडिया की जीडीपी में गिना जाएगा? जी नहीं। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पर 2020 की जीडीपी की बात करें, 2019-20 में जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जीडीपी में। उसी के साथ साथ अगर प्रियंका चोपड़ा यूएसए में है, अगर वो रेमिटेंस भेज रही है अपनी फैमिली को यहाँ पर, तो क्या वो हमारे इंडिया की जीडीपी में कंसिडर करेंगे? जी नहीं। रेमिटेंसेस जो है हमारी जीडीपी में कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये हो गया जीडीपी के बारे में। अब जीडीपी जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ आते हैं, जैसे कि स्लो डाउन आता है, फिर रिसेशन आता है और डिप्रेशन आता है। ये तीन जो टर्म्स है ये भी आपको पता रहना चाहिए। स्लो डाउन मतलब क्या है कि अगर हमारी जीडीपी जो है वो अगर नीचे जा रही है, फिसल रही है, तो उसे हम कहते हैं स्लो डाउन। अगर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, ठीक है, क्वार्टर मतलब क्या होता है वो नहीं, दो क्वार्टर मतलब कौन से हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पर 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो इस तरीके से 4 क्वार्टर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वार्टर है, तो दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में आती है, जी हाँ, नेगेटिव में अगर ग्रोथ दिखाती है, तो हम बोलेंगे रिसेशन आ गया है। और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहता है, काफी दिनों के लिए रहता है, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। तो ये जो तीन टर्म है ये भी आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। तो इंडिया की जो जीडीपी है उसने सब्सटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर दिखाया है, और काफ़ी बुरी तरीके कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। अवर जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 24% इन क्वार्टर 1, तो ये बहुत ही बड़ा सदमा है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और किसने कितनी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटेज चेंज जो हमें की इंडिकेटर्स में देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर पुराने साल का है, पिछले साल का क्वार्टर 1 है और इस साल का क्वार्टर 1 दिया हुआ है। अगर हम कोल का प्रोडक्शन देखते हैं तो 2.6% हुआ था, अब यहाँ पर -15 हो गया है। सीमेंट अगर हम देखते हैं तो 1% हुआ था, -38। अगर हम स्टील का कंजम्पशन देखते हैं तो 56.8 है ना। तो ये देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अब देखिए अलग अलग चीज़ें होती है, कोई भी कंट्री की जीडीपी जो है वो डिपेंडेंट किस पर होती है, तो वो होती है कंजम्पशन पर, लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, आप और मैं अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो हम बोलते हैं कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हो रहा है। दूसरा हमें देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आ रही है। फिर होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और फिर होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब कितना नेट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये देखा जाता है। और अगर ये अच्छे हो तो हम बोलेंगे हमारी कंट्री जो है वो अच्छी इकोनॉमी से गुजर रही है। अगर ये अच्छा ना हो तो हम बोलेंगे हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर देखो कि आप लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा ना रहने की वजह से लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो फैक्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रीज को नुकसान हो रहा है तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आएगी क्या? नहीं आएगी, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है तो फिर वो लोगों को हायर कर पाएंगे क्या? नहीं, लोगों को फायर करेंगे। तो लोगों को जो फायर है वो किया जा रहा है, और जब फायर कर रहे हैं तो फिर हमें बेसिकली देखने को क्या मिल रहा है कि लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो और ज़्यादा कम होती जा रही है, और ज़्यादा कम हो रही है। तो इसलिए बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो और कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, और फिर जब कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं जा रहा है, जीएसटी नहीं जा रहा है, उसी के साथ साथ जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो भी लोगों को नहीं मिल रहे, सरकार को नहीं मिल रहे। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा है तो एक्सपेंडिचर होगा क्या? नहीं होगा, ये भी नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारे सारे ही पैरामीटर जो है वो हमें बुरे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सभी पैरामीटर्स में कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और हमारे यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर का बोल लीजिए, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग बोलिए, और टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर बोलिए। सर्विस सेक्टर अगर आप देखोगे, हॉस्पिटलिटी बोलिए, ये सारी चीज़ें बोलिए, तो बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हैम्पर हुआ है। यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्शन जो है अलग अलग इसका कितना कम हुआ है। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो सिर्फ एग्रीकल्चर जो है वही लॉकडाउन की वजह से इंपैक्ट नहीं हुआ है। अगर देखें सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा समर्थन में रही है, जो सरकार है उन्होंने एग्रीकल्चर पर लॉकडाउन नहीं लगाया है। उसी के साथ साथ जो मॉनसून है वो भी अच्छा खासा आया था। तो हम ये बोल सकते हैं दोनों ही जो है, ऑलमोस्ट दोनों ये काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुए। बिगेस्ट इम्प्लीकेशन, अब यहाँ पर फेयरली जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, यहाँ पर 7% ऑफ द फुल फाइनेंशियल ईयर कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो जीडीपी उसका कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हुआ है। हमने जब लिबरलाइजेशन किया था, एलपीजी रिफॉर्म, आप सभी को पता होगा एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कब हुआ था? हमने 1991 में किया था। उससे पहले अगर आप देखो तो हम ग्लोबलाइज नहीं थे,
है ना, प्राइवेट सेक्टर को हम एंट्री नहीं दे रहे थे। यहाँ पर जो भी कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो जो गवर्नमेंट है वो कर रही थी, सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा था। लेकिन 1991 में हमने प्राइवेटाइजेशन किया, जिसके तहत जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है वो एंटर करने लगे, प्राइवेट लोग जो है वो यहाँ पर जो कारोबार है वो संभालने लगे। और इसके साथ हमारी जीडीपी में जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली थी, हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा हुआ है कि हमारी जो वेल्थ है वो क्रिएट होने लगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो ओवर द टाइम जीडीपी देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर में कितनी बुरी तरीके की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोगों को रोजगार जो है वो नहीं मिलेगा। हाल ही में आप सभी को पता है एसएससी रिजल्ट जो है उस पर कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। मतलब यहाँ पर जो यूथ है उनको एक हलवे की तरह देखा जा रहा है कि हाँ, जैसा हम फोल्ड करेंगे, जैसा हम मोल्ड करेंगे वैसा हो जाएगा। इन लोगों को भी, जो रिया चक्रवर्ती है, सुशांत सिंह है, इन सब में फंसा दो, जो मेम बन रहे हैं मीम में फंसा दो, और फिर ये तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। नौकरी तो क्या है, ये तो खुद को कोसते रहेंगे। अगर इनको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये तो खुद को कोसते रहेंगे कि भैया मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो कोई लायक नहीं हूँ, मैं तो कोई लायक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एस्पिरेंट है, जो नौकरी पाने के लिए कर रहा है, वो असमर्थ नहीं है, सरकार असमर्थ है कि वो यहाँ पर जॉब नहीं दे पा रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, इससे पूरा ध्यान बटाया जा रहा है। सारी चीज़ें, मुझे चरस ला दो, मुझे गांजा ला दो, मुझे ये कर दो, मुझे ड्रग्स दे दो, ये सारी चीज़ें चल रही है। अब यहाँ पर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन जो है क्या कॉजेस है, गवर्नमेंट जो है इसको कर्व करने में क्यों असमर्थ रही है। तो किसी भी इकोनॉमी में डिपेंडेंट होता है वन ऑफ द फोर इंजन ऑफ द ग्रोथ, है ना। मैंने जैसे आपको कहा था कि कौन से होते हैं, जैसे सी कंजम्पशन कहा जाता है, फिर उसके बाद जो डिमांड जिससे जनरेट होती है प्राइवेट बिजनेसेस में, है ना, उसे इन्वेस्टमेंट जो है वो कहा जाता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया सी प्लस कौन कौन सा है, सी प्लस आई इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये होता है जीडीपी। ये एक्सपोर्ट मतलब नेट एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट को बराबर ये करके, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चार हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंडिचर बोलिए मतलब कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बोलिए गवर्नमेंट, और यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर टोटल देखें तो फर्स्ट क्वार्टर जो था फाइनेंशियल ईयर का, इसमें आप देखिए कितने चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, कितना बुरी तरीके का हैम्परिंग जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर लास्ट इंजन इज द नेट डिमांड ऑफ जीडीपी सब्सट्रैक्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमें जीडीपी का फॉर्मूला जो है वो देखने को मिलता है। ये जीडीपी का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है और अभी भी मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कंजम्पशन क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एक कैसे एक विशियस साइकिल बन जाती है, ये भी हमने कवर किया हुआ है कि भाई इसके पास पैसा नहीं है तो कंज्यूम नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद जो कंज्यूम नहीं कर रहा है तो जो कंपनीज है, फैक्ट्रीज, उनको नुकसान हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है तो और यहाँ पर जो इंसान है उसकी परचेसिंग पावर खत्म हो रही है, तो एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए जो सरकार है वो यही कोशिश कर रही है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा ज़्यादा पैसा पहुँचाया जाए, उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ज़्यादा की जाए, यही यहाँ पर कोशिश जो है वो चल रही है। प्राइवेट कंजम्पशन बिगेस्ट इंडियन ड्राइविंग है इंडियन इकोनॉमी में, 27% से फॉल हुआ है। दूसरा अगर हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फॉल हुआ है। ये दो बिगेस्ट इंजिन्स है, कौन से, एक तो कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर अगर हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो कंजम्पशन जो है लोगों ने ज़्यादा खर्च करना चाहिए, उसे बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो है उसे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। 88% ऑफ द इंडिया टोटल जीडीपी यहाँ पर जो है मैसिव कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। एनएक्स मतलब जो नेट एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव आया है क्वार्टर वन में, क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पर क्रैश हो गया है एक्सपोर्ट के मुकाबले। एक्सपोर्ट जो है वो तो हो रहा है लेकिन इंपोर्ट जो है वो क्रैश हो गया है। इसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट आप समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट जो है वो था 5 और इंपोर्ट जो है वो समझ लीजिए है 10। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो -5 हमें देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर इंपोर्ट जो है ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब हुआ क्या है एक्चुअल में कि एक्सपोर्ट जो है वो तो वैसा ही है, इंपोर्ट जो है वो यहाँ पर क्रैश हो गया, वो 2 पर आ गया, तो हमें +3 देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अगर हमें यहाँ पर बढ़ाना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सिर्फ ये एक फैक्टर हमारे पास बचता है जो कि यहाँ पर इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को अगर एक्सपेंडिचर करना है, गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट खर्च कैसे करेगी। तो अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर खर्च करना है तो बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर उधार ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है, कौन सा एक्ट आता है,
तो वो आता है FRBM एक्ट। याद आ रहा है आपको FRBM एक्ट बेसिकली क्या है? तो FRBM एक्ट अगर हम देखें तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई है ना। रिसेंटली क्या हुआ था, केरला की भी अगर हम बात करते हैं तो केरला गवर्नमेंट जो है, मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च में क्या हुआ था, जो केरला है उन्होंने यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी मांग की थी FRBM एक्ट में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और बजट में मैनेजमेंट होना चाहिए, ये वाला एक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम FRBM एक्ट देखते हैं तो ये एनैक्ट किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। FRBM एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर शेयर जो है वो तो बनता है। और देखिए थोड़ा यहाँ पर ये हो गया था, मेरी तबीयत खराब रहने की वजह से वीडियो जो है वो नहीं ला पाया था मैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वीडियो जो है वो लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर FRBM एक्ट जो है वो लाया गया था 2003 में, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। और ये एम क्या करता है, ये एम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंश्योर करे इंटर जनरेशनल इक्विटी। क्या? इंटर जनरेशनल इक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या होता है? इंटर जनरेशनल इक्विटी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो बाद में जनरेशन आने वाली है, देखिए क्या होगा कि अभी क्या होगा एट प्रेजेंट, यहाँ पर सरकार ने अगर बहुत ज़्यादा उधार ले लिया, बहुत ही ज़्यादा उधार ले लिया, ठीक है, ये छोड़िए, मैं आपको एकदम हमारे रियल लाइफ एग्जांपल की बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप हो, अभी आपका जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर जो है वो अगर ज़्यादा है, आपको ज़्यादा खर्च करना है, तो क्या होगा, आपने यहाँ पर कर्जे ले लिए, आपने बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए, बहुत ही ज़्यादा कर्जा अगर ले लिया आपने, तो क्या होगा, आपकी जो आने वाली पीढ़ी रहेगी वो सफ़र करेगी, है ना। आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो सफ़र करेगी, वो कैसे भरेगी, वो भी यहाँ पर रास्ते में आ जाएगी, है ना। उसी तरीके का देश का होता है, अगर गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा उधार ले लिया तो आगे आने वाली जनरेशन जो है उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो ना हो, उसे हम कहते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहाँ पर बरकरार रहे। तो इसके बलबूते पर यहाँ पर क्या बोला गया है FRBM एक्ट के तहत कि फिजिकल डेफिसिट जो है 3% रहना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या है कि सरकार की जितनी इनकम आ रही है और सरकार जो खर्च कर रही है, इसके बीच में जो ये होता है, उधार लेती है सरकार, उसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो 3% ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ऑफ GDP, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं पता है ये क्या है, ये सारी टर्म्स जो है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, तो आप मेरा बजट का वीडियो देख सकते हो, आप डाल दीजिए बजट बाय मयूर मोगरे यूट्यूब पर, आपको सीधा मिल जाएगा, वहाँ पर सारी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ बोला गया है 3% रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया, तो वो 3.5% के आसपास हमें देखने को मिलता है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा अभी सरकार जो है उधार ले चुकी है। तो ये भी ज़रूरी है, इसमें हमें एस्केप क्लॉज जो है वो देखने को मिलता है। एस्केप क्लॉज अगर हम देखें तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एक्ट के, जो कि यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। ये ग्राउंड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन ग्राउंड्स पर ये जो 3% है इसे हम एस्केप कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर नेशनल सिक्योरिटी या फिर वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, दूसरा हमें देखने को मिलता है नेशनल कैलेमिटी अगर आ जाए, तीसरा हमें देखने को मिलता है अगर एग्रीकल्चर कोलैप्स हो जाए, और चौथा हमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर लेने हो, जैसे कि यहाँ पर हमने जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम कर दिया है ना। तो ये 4 पैरामीटर्स आपको पता रहने चाहिए, इसमें एस्केप क्लॉज जो है वो लागू होता है, और फिर इसमें सरकार जो है थोड़ा ज़्यादा उधार ले सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2020-21 का जो बजट है उसमें यहाँ पर एस्केप क्लॉज जो है वो लगाया गया था, ट्रिगर्ड किया गया था, है ना। 3.3%, 3.8% के बीच में रह सकता है, ये सब हमें देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FRBM एक्ट भी, ध्यान दीजिएगा, और ये इंटर जनरेशनल इक्विटी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा ऑफ सम इनोवेटिव सॉल्यूशन, जिससे कि हम रिसोर्सेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि IMF जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है, तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रोजेक्ट की गई है। अब देखिए आप कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जिनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जो पैसा है बहुत ज़्यादा है, तो उनका परसेंटेज वाइज कम दिखे लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर इंडिया में ओनली विद GDP क्राइसिस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यहाँ पर आप देखिए कोरोना वायरस एक्सपेक्ट टू पुट डैम्पर ऑन द ग्लोबल GDPs, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है इंडिया ही, बाकी जो GDPs है उन पर भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। USA की इकोनॉमी अगर हम देखें उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की GDP नेगेटिव में देखने को मिल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से भी स्ट्रगल कर रही है। अगर आप देखो हर जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद माना नहीं जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है जो पैंगोंग साउथ बैंक है उसके बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए पैंगोंग साउथ बैंक, ठीक है, यहाँ पर पैंगोंग लेक की हम बात नहीं कर रहे हैं, पैंगोंग साउथ बैंक जो है उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी जो है
उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, थ्वार्टेड एन अटेम्प्ट बाय चाइना। जो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा था, अब आपको पता होगा लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल हमें पाकिस्तान के वहाँ पर देखने को मिलता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें देखने को मिलता है जो चाइना जो है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना जो एक स्टेटस को यहाँ पर बरकरार रख रहा था कि ये हमारी है, उसमें यहाँ पर ट्रूप्स जो है उन्होंने थ्वार्ट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रही, ऐसा बोला जा रहा है। और उसी के साथ ऑन द सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक ईस्टर्न लद्दाख में, पैंगोंग सो ये एक एंडोरहिक लेक है, लैंडलॉक्ड लेक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेटमेंट देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और पूरा क्या पैंगोंग सो लेक जो है ये पूरा क्या इंडिया के ताबे में है? यहाँ पर आप उसका मैप देख सकते हो, जी नहीं, पूरी तरीके से नहीं है। अगर इसमें आप देखोगे तो कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया कंट्रोल करता है और कुछ हिस्सा जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। 2/3 हिस्सा अगर देखा जाए चाइना कंट्रोल करता है और थोड़ा हिस्सा जो है वो हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया यहाँ पर कंट्रोल करता है। अगर आपको याद होगा जो 3 इडियट्स मूवी थी उसमें जो लास्ट सीन था जहाँ पर आमिर खान खड़ा रहता है वो यही लेक है। काफ़ी सुंदर ये लेक हमें देखने को मिलता है। एलिवेशन अगर हम देखते हैं तो 4270 मीटर और नियरली 135 किलोमीटर लॉन्ग है। नैरो लेक 6 किलोमीटर एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट, ठीक है। और क्रिस्टल क्लियर पानी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो विंटर होता है उसमें फ्रीज हो जाता है, कुछ व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर काराकोरम माउंटेन रेंजेस जब हम देखते हैं तो जो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हाईएस्ट चिकन पीक एंड ऑफ पैंगोंग सो। अब देखिए पैंगोंग सो अगर हम देखते हैं तो ये यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख वहाँ पर पाया जाता है और काफ़ी हाई एलिवेशन पर है। और उसी के साथ साथ पैंगोंग लेक, जैसा मैंने आपको कहा कि 1/3 जो है वो इंडिया में है, मतलब इंडिया के कंट्रोल में है, और बाकी 2/3 जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। इट्स सदर्न बैंक टू हैज़ हाई ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टूवर्ड्स स्पोगर लेक इन द साउथ। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोगर गैप कहाँ पर है, यहाँ पर रोड जो आपको देखने को मिलेगा लेक की तरफ जाने के लिए। अब कौन कंट्रोल करता है? जैसे मैंने आपको बोला कि 2/3 जो है वो चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर 1/3 जो इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इंडिया और चाइना जो है अनसेटल्ड बॉर्डर है। यहाँ पर अगर आप देखो डिमार्केटेड बॉर्डर है क्या, कि यहाँ पर आकी हुई है कि हाँ, जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आकी हुई है कि हाँ ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, वैसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आकी हुई है क्या? जी नहीं, आकी नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये आर्टिकल बेसिकली मैं लाया सिर्फ इसलिए है कि आपको पैंगोंग लेक जो है उसके बारे में पता रहे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग छोड़ देंगे वो यही है कि एंडोरिक लेक है, ये बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा। ये वर्ड आएगा तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब कंपेयर टू द नॉर्थ बैंक, डिफरेंस जो है परसेप्शन में ऑफ एलएसी इज नॉट वेरी वाइड इन द साउथ बैंक। यहाँ पर ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। परसेप्शन जो है एलएसी का वो लगाया जाता है क्योंकि डिमार्केटेड नहीं है ना, तो इसलिए फेस ऑफ जो है देखने को मिलता है, परसेप्शन अपने अपने लगाए जाते हैं। तो वो चीज़ आपको पता रहना चाहिए पैंगोंग लेक के बारे में। दूसरा, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एनआरसी प्रोसेस जो है आसाम में उसको कंक्लूड करने के लिए फटाफट यहाँ पर निर्णय जो है वो लेना चाहिए। एनआरसी, अब थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951 इज़ अ रजिस्टर जो प्रिपेयर किया गया कि सेंसस जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाए, ठीक है। एनआरसी जो है पब्लिश्ड एक ही बार पब्लिश की गई है, कब? 1951 जो है तब पब्लिश की गई है। अब आसाम की अगर हम बात करते हैं तो आसाम का थोड़ा अलग किस्सा है। क्या हुआ कि आसाम में जो लोग रह रहे थे, ठीक है, आसाम में लोग रह रहे हैं। अब जो आसाम है वो बांग्लादेश की बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब क्या हुआ, पहले जब आज़ादी मिली हमें 1947 में तो बंटवारा भी हुआ। बंटवारे में यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया और यहाँ पर बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही पार्ट था। लेकिन फिर 1971 में युद्ध होता है, वहाँ पर बांग्लादेश जो है वो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। लेकिन उस दौरान बांग्लादेश से कई लोग जो है वो माइग्रेट होकर आसाम में आ जाते हैं। और वो पता चला जब इतने सारे लोग जो है वो वोटिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद जो आसाम में लोग रह रहे थे उनका ये बोलना था कि ये लोग मतलब बाहर से आकर हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस पर अटैक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कल्चर डैमेज करना, कल्चर डाइल्यूट हो जाना, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है एम्प्लॉयमेंट में बोलिए या फिर जो भी खाने वाने में बोलिए उसमें बोलिए, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। इसकी वजह से बोला गया, स्टूडेंट की तरफ से भी ये एगिटेशन निकाले गए कि यहाँ पर इनको बाहर निकालो। और उसी के चलते हमें यहाँ पर एनआरसी जो है ये देखने को मिलती है और आसाम अकॉर्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है। कई बार मैं डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ।
तो जिसके तहत यहाँ पर इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर बाहर निकाला जाए। इलीगल माइग्रेंट्स मतलब क्या होता है कि जिनके पास पासपोर्ट या फिर वीज़ा प्रॉपर ना हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ना हो, उनको यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और फिर बाहर निकाल दिया जाए। ये अप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ आसाम में, जो आसाम की एनआरसी है, ठीक है। पूरे देश में एनआरसी लाएंगे वो बोला जा रहा है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ आसाम जो है वहीं पर लागू है। और मतलब समझ लीजिए आपकी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें डाले गए थे कि ये लोग नहीं है। और बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन भी हो गया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रिक्ट चाहिए थे कि वहाँ पर जो इंडियन सिटीजन है वो भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका भी नाम जो है वो लिस्ट में आ गया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें मतलब लिस्ट से छूट गया था, बाहर निकल गया था। ऐसी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। एनआरसी यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड है सिटीजन ऑफ आसाम, ठीक है, जो सिटीजन रह रहे हैं इंडिया के आसाम में उनके रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर एनआरसी जो है सिटीजनशिप जो रूल्स है 2003 उसमें हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे इनिशियली लोग जो है वो यहाँ पर एनआरसी को अग्रीड, फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो आ गए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, लोगों के जिनके नाम नहीं थे उनको मौके दिए गए, तो काफ़ी सारे केसेस बढ़ गए फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। बेसिकली मैंने आर्टिकल लिया की हुई है, ये आर्टिकल सिर्फ मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए, जो एनआरसी है आसाम की उसे रिवाइज करने के लिए ये वाला आर्टिकल मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। आसाम मतलब जो एनआरसी है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये था ना, 6 साल से ज़्यादा हो गया है। उसी के साथ साथ पैसा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट जो है यहाँ पर वेल डॉक्यूमेंट 1.9 मिलियन, जैसा मैंने आपको कहा था 1.9 मिलियन जो है वो एक्सक्लूड किए गए। इसमें से काफ़ी लोग जो है वो इंडिया के थे भी। और फिर उसके बाद अपील जो है वो दी गई यहाँ पर, कहाँ पे, फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है उसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेटम इन 1964 अंडर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर मेन लीगल बॉडी है जिसकी पावर होती है कि यहाँ पर सिटीजन जो है वो है या नहीं आसाम के कॉन्टेक्स्ट में वो देखा जाए। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख सकते हो, उसका जवाब है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मिजोरम, ठीक है। और एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।